समस्तीपुर में अपराधियों ने एक बार फिर तांडव मचाया है। खानपुर थाना के खतुआहा में सेंट्रल बैंक के सीएसपी संचालक से 8,55,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में बाइक सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर एटीएम चोरी की घटनाएं भी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला दरभंगा शहर के लाल बाग पानी टंकी के पास स्थित उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम का है। यहां शातिरों ने रात के 2 बजे एटीएम पर धावा बोला और एटीएम को काट कर बाहर निकाल लिया। बदमाशों ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब एटीएम नहीं टूटा तो उसे ट्रक के पीछे बांधकर करीब 500 मीटर दूरी तक घसीटा गया। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात 2 बजे एटीएम चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर एटीएम बरामद कर लिया और उसमें रखे 13,44,000 रुपए सुरक्षित पाए गए हैं। इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, तो वहीं सीसीटीवी में कैद 3 अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। टाटा 407 के माध्यम से उसको ले जाकर के दरभंगा नगर निगम के पास किसी गली में छोड़ दिया। उसके बाद जब पुलिस प्रशासन आए और सीसीटीवी फुटेज निकाला गया तो घटना सुबह 5 बजे के आसपास अंजाम दी गई। जिस तरह से सुबह में ये एटीएम चोरी का मामला हुआ, इलाके के लोग हैरत में हैं, इसलिए कि इस तरह की घटना लालबाग में पहली। इधर आरा में कोरोना की जांच कराने आए एक व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मौत उस वक्त हुई जब वो शख्स जांच के लिए कतार में लगा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद परिजन उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। कोरोना जांच के दौरान मौत की खबर जानकर स्वास्थ्यकर्मी भी मौके से फरार हो गए। 1 घंटे तक शव इमरजेंसी डिपार्टमेंट के गेट पर पड़ा रहा, लेकिन किसी ने उसे अलग हटाने की जहमत नहीं उठाई। इसके बाद परिजन शव का बिना पोस्टमार्टम कराए उसे साथ ले गए। अब सवाल यह है कि अगर वो पॉजिटिव निकला तो क्या होगा। बिहार में कोरोना के कारण मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खबर नालंदा से है, जहां पावापुरी मेडिकल कॉलेज में 19 घंटे के अंदर 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिला और 1 पुरुष शामिल है। 2 मरीज नवादा के बताए जा रहे हैं, जिनमें 35 साल की महिला को सांस लेने की दिक्कत थी, तो 1 पुरुष को भी यहां भर्ती कराया गया था, जबकि नालंदा के बिहार शरीफ शहर से एक 65 साल की महिला को भी भर्ती कराया गया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे बिहार में गुरुवार से लॉकडाउन किया है। बिहार पुलिस इसे लागू कराने की उस पर जिम्मेदारी है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को तुरंत सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराए जाएं। ये उनको बल उपलब्ध है और साथ ही जहां उन्हें नाकाबंदी करने की आवश्यकता हो वहां पर नाकाबंदी करें और फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क के संबंध में पहले से ही निर्देश हैं। मास्क पर हम लोग जो है फाइन भी कर रहे हैं। उस अभियान को और तेज़ी लाई जाएगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो है सबसे इफ़ेक्टिव टूल अभी मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन, ये जो है ये 3 चीज़ें हैं जो कि अभी कारगर साबित हो रही हैं। तो इन्हीं के इन्फोर्समेंट पे हमारा जोर रहेगा। वैसे लॉकडाउन से कई आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। इनमें रक्षा, पुलिस, होमगार्ड, अग्नि और आपात सेवाएं शामिल हैं। साथ ही पेट्रोलियम, गैस, आपदा प्रबंधन, ट्रेजरी, आईटी सेवाओं, बिजली, स्वच्छता, खाद्य आपूर्ति, पशुपालन विभाग, समाज कल्याण विभाग के दफ्तरों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। न्यायिक काम हाईकोर्ट के निर्देश पर होंगे। लॉकडाउन में अस्पताल, मेडिकल शॉप, नर्सिंग होम, राशन, सब्जी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। बैंक, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, दूरसंचार, ऊर्जा उत्पादन, रेल और हवाई सेवाओं को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। टैक्सी रिक्शा के अलावा कंस्ट्रक्शन और कृषि कार्यों को भी लॉकडाउन से अलग रखा गया है। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में कोविड की जांच करवाने पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। पटना के गार्डनर अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी नैन्सी ने। इस वक्त मैं पटना के गार्डनर हॉस्पिटल में हूं, जहां पे कोविड की जांच की जा रही है। जहां पे जांच करने के बाद आधे घंटे के बाद ही सैंपल दिया जा रहा है। यहां पे देखेंगे कि लोगों की भीड़, यहां पे वैसे लोग ही आए हैं जो
कोविड के जिसमें लक्षण पाए जा रहे हैं, जो किसी न किसी तरीके से उन्हें खांसी सर्दी जुकाम के लक्षण है, वो लोग यहाँ पे चेकअप कराने के लिए आए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यही लोग यहाँ पे आकर के सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से यहाँ पे धज्जियाँ बन रही है, ये यहाँ पे इसका उदाहरण है। बता दूं कि यहाँ पे जो कर्मी है, जो अस्पताल कर्मी है, वो भी इससे काफ़ी डरे हुए। उनका कहना है कि लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं वो लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, जिससे उन्हें भी संक्रमण होने का डर सता रहा है। प्रशासन से उन्होंने गुहार की थी कि कुछ सुरक्षा कर्मी यहाँ पे दिया जाए, लेकिन देखेंगे कि सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पे अब तक नहीं दिए गए, जिससे इस जगह पे सबसे ज़्यादा कोरोना का संक्रमण का डर जो है ज़्यादा फैला हुआ है। मैम लाइन कहाँ से लगे मैम? इन लोग का जो सिस्टम है मैम कि किसी को सिस्टमेटिकली आप बुलाएंगे, उनका नाम कॉल करेंगे या उनको एक नंबर आप अलॉट करेंगे, इनका वो सिस्टम ही नहीं है मैम। ये लोग बीच में कोई भी बड़े लोग आ जा रहे हैं, नेता मंत्री के पैदवी वाले, उनको घुसा ले रहे हैं, बाकी जनता यहाँ पे मरने आई हुई है। जैसे कोरोना जांच कराने आए हैं, हमारा बॉडी में बहुत दर्द है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, और सुबह 10 बजे से मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा है, और ना कोई पानी का व्यवस्था, ना कुछ जो है कहीं बैठने उठने का व्यवस्था है। तो इस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था है। लेकिन आपको कह दें कि जिन्हें भी सर्दी जुकाम जैसी जो लक्षण दिख रहे हैं, उनसे अपील है कि वो लोग आकर के अपने कोरोना का जांच करा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नैन्सी की रिपोर्ट। लॉकडाउन से पहले गया के बाजारों में काफी भीड़ देखी जा रही है। ज्यादातर सड़कें सुबह से ही जाम है। लोग लॉकडाउन से पहले जरूरी सामानों की खरीदारी कर लेना चाहते हैं, जिससे बाजारों में अचानक भीड़ बढ़ गई। गया बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। बिहार सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है और ये कल से लागू होनी है। यही वजह है कि एक दिन पहले आज गया के बाज़ारों में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। इस समय हम लोग गोदाम इलाके में हैं। हालांकि इस इलाके में रोज़ भीड़ लगती है, लेकिन आज जो भीड़ है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा है। यही वजह है कि जो गोदाम इलाके के जो भी सड़कें हैं वो पूरी तरह से जाम हैं और लोगों की भीड़ लगी हुई है। सरकार ने आदेश दिए हैं कि आवश्यक सामग्री की दुकान खुली रहेगी। इसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलना मुश्किल होगा, और यही वजह है कि वो बाज़ार आए हुए हैं और जो भी ज़रूरी सामान है उसकी खरीदारी कर रहे हैं, ताकि लॉकडाउन के दौरान उन्हें बाहर नहीं निकलना पड़े। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। कोरोना संकट के बीच खेती का काम भी जारी है। बड़े पैमाने पर धान की रोपनी शुरू हो गई है। ऐसे में बगहा में खाद खरीदने के लिए बिस्कुमान कार्यालय में किसानों की भीड़ उमड़ रही है। खाद खरीदने पहुंच रहे किसान सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। किसानों का कहना है कि जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल रहा है, इसलिए जान जोखिम में डालकर वो खाद खरीदने बिस्कुमान आ रहे हैं। आए हुए हैं और यहाँ जो है खाद के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन एक भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और साथ ही ना ही कोई मास्क लगाया हुआ है, जिससे यहाँ की व्यवस्था जो है एकदम चरमरा गया है, ना ही कोई व्यवस्था किया गया है। सर सुबह से खादर मिल रहा है, हम लोग 6 बजे से ही लगे हुए हैं, लेकिन ये अंदर से लाइन, यहाँ लाइन का कोई अथी नहीं है, अंदर से सभी लोग खादर दे रहे हैं। और यहाँ पे जो लाइन कतार में लगा है वो 6 बजे से भवन से लगा हुआ है, अभी तक खादर नहीं मिल रहा। सोशल डिस्टेंस का पालन यहाँ पर कोई किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग फ्लो नहीं हो रहा है। कोरोना काल में देसी चिकित्सालय के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। कटिहार के नया टोला स्थित देसी चिकित्सालय में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। भाड़े के मकान में चलने वाले इस देसी चिकित्सालय में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या ठीक ठाक है, लेकिन पिछले 1 महीने से इस चिकित्सालय में मरीजों को दी जाने वाली दवा उपलब्ध ही नहीं है। फिलहाल डॉक्टर मरीजों को देखने के बाद बाहर से दवा लेने की सलाह दे रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ज्यादातर मरीज बाहर से दवा खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे में उन्हें खासी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। सर जो है ना दवा जो है ना फिलहाल बाहर से हमको लेना पड़ेगा, लेकिन हम जो है ना गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं, किसी तरह जो है ना इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन का भी समस्या चल रहा है सर, काम धंधा भी जो है ना ठप पड़ा हुआ है। दवाई तो अभी फिलहाल नहीं है, और कोविड-19 के महामारी को देखते हुए सरकार का भी रुझान है, प्लस रोगी का भी आयुष के प्रति रुझान है कि हम आए अस्पताल में इलाज करें इस। और मेन है कि दवाई के कारण हम लोग जो अभी बाहर से लिख रहे हैं। अगली खबर पटना से, जहां पीएमसीएच के गार्ड पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। क्वारंटीन सेंटर में आई बच्ची से गार्ड महेश कुमार ने दुष्कर्म किया। यही नहीं, एक और बच्ची ने भी गार्ड पर छेड़खानी का आरोप लगाया। पीरबहोर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी ने पूरे मामले को साजिश बताया। वहीं मामले में
महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया और दिलमणि मिश्रा मामले के खुद मॉनिटरिंग करेंगी। मैं तो फक्र के साथ बोल सकता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। लड़की ने और हमारे घर में जो फ़ोन किया उसका रिकॉर्डिंग हमारे पास है। उसने लड़की ने ये बोली है कि मैं इनकी बीवी बोल रही हूँ, और लड़की भी हमको ऐसा है कि मानसिक रूप से लग रहा है कि वो कमज़ोर है। इधर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग तेज हो रही है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम को लिखे खत में कहा कि उनके एसोसिएट इन लॉ ईश्वरण भंडारी ने सुशांत सिंह राजपूत के कथित सुसाइड पर कुछ रिसर्च की है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि बॉलीवुड के कई बड़े नाम जिनके दुबई के डॉन से संबंध है वो पुलिस जांच के जरिए कवर अप करना चाहते हैं ताकि इसे अपनी मर्जी से की गई खुदकुशी साबित किया जा सके। सुब्रमण्यम स्वामी ने खत के माध्यम से पीएम से अपील की है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सीधे या राज्यपाल के जरिए सीबीआई जांच के लिए सहमत कराएं। दरभंगा के अहिल्या स्थान में बैठक कर लोगों ने नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के प्रति गुस्सा जाहिर किया है। लोगों ने केपी शर्मा ओली से अपने बयान के लिए माफी मांगने की मांग की और कहा कि श्री राम आस्था का विषय है, उन्हें राजनीति का विषय ना बनाए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री केपी ओली ने कहा था कि भगवान श्री राम नेपाली थे और उनका जन्म अयोध्या में नहीं होकर नेपाल में हुआ था। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से कहा गया है कि राम भगवान नेपाल से थे, यह उनकी ओछी मानसिकता और शायद लगता है उम्र के दोष के कारण इस तरह का वक्तव्य उन्होंने। अब उनका कहना कि अयोध्या भी नेपाल में ही है, भगवान राम भी नेपाल के ही थे, मानसिक दिवालियापन का द्योतक है और कुछ नहीं। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र नाथ सिंह उर्फ चिंटू पिछले 3 दिनों से अनशन पर हैं। दरभंगा के मिथिला क्षेत्र के आईजी कार्यालय के सामने धरना स्थल पर उनका अनशन हो रहा है। उनकी मांगे दरभंगा और समस्तीपुर जिले को लेकर है। उनकी मांगों में रोसड़ा में मठ की जमीन से अवैध कब्जे से उसे मुक्त कराना, समस्तीपुर में फंसाए गए लोगों पर से ST/ST केस हटाना और प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार रोकना शामिल है। रविंद्र नाथ सिंह ने अपने ऊपर जान का खतरा भी बताया है। इसी तरह समस्तीपुर में अभी ST एक्ट 34/2020 में निर्दोष लोगों को फंसा। इस प्रकार का जो षड्यंत्र चल रहा है उसके खिलाफ, षड्यंत्रकारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई एवं दोषी पदाधिकारियों पर उचित कार्रवाई को लेकर हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। इसमें और भी कई मांगे हैं। बिहार में कहर बरपा रही कुछ नदियों का जलस्तर कम तो हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। लोग अब भी परेशान हैं। सड़कों में, घरों में पानी भरा है और लोग किसी तरह जुगाड़ के सहारे अपनी जिंदगी चला रहे हैं। कुछ नदियों का जलस्तर कम हो रहा है और कुछ का स्थिर है, लेकिन संकट टल गया है। ऐसा कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि पानी जितना जल्दी आता है उतना जल्दी निकलता नहीं। फिलहाल मुजफ्फरपुर में बागमती नदी लगातार चौथे दिन खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में करीब आधे मीटर की कमी आई है, लेकिन अब भी नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। जल स्तर बढ़ने की वजह से कटरा प्रखंड के 14 पंचायत का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बताया जाता है कि 5 किलोमीटर तक की लंबाई में 3 फीट पानी सड़क पे बह रहा है, तो साफ तौर पर आवागमन बाधित है और जो NDRF की टीम है अब इलाके में कैंप कर रही है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, वहीं गंगा और गंडक के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आवागमन बाधित है। प्रशासन की तरफ से नाव की व्यवस्था नहीं हुई है। मजबूरी में मांडर पंचायत के लोगों ने जुगाड़ के सहारे नाव बना लिया है और आने जाने लगे हैं, जो कभी भी हादसा का कारण बन सकता है। अररिया परमान नदी का कहर जारी है। अररिया मुख्यालय को मदनपुर, कुरसा, कांटा, सिकटी से जोड़ने वाली सड़क पर बन रहा बसंतपुर डायवर्जन तेज धार में बह गया। डायवर्जन के बह जाने से कई इलाकों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। यहाँ 2 नाव हैं जो पहले से क्षतिग्रस्त हैं। ऐसे में जान को जोखिम में डालकर ग्रामीण यात्रा करने को मजबूर हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में भले ही बारिश थम गई हो, लेकिन वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव अब गंडक नदी से गोपालगंज पहुंचने लगा है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध के अंदर बसे करीब 35 गांव के
ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। सदर प्रखंड के रिवर साइड में बसे जगरी टोला और मकसूदपुर खाप गांव के सैकड़ों ग्रामीणों की जिंदगी जहन्नुम बन गई है। घरों में पानी है और पानी के अंदर चौकी डालकर या फिर अस्थायी बांस की चचरी बनाकर लोग किसी तरह से रहने को मजबूर हैं। कल खाना मिलू है 7 बजे, आज मिलो था 6 बजे। का यही लोग खाना खाला। कब से बाढ़ आ गया है? 6 दिन हो गए। यानी कि बाढ़ से बिहार का एक इलाका पूरी तरह प्रभावित है, जबकि सरकारी राहत ना के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सत्तरघाट पुल का अप्रोच रोड टूटने से पूर्वी चंपारण का संपर्क गोपालगंज और छपरा से टूट गया है। अप्रोच रोड के धराशायी होने की सूचना पर जल संसाधन विभाग के अभियंता मौके पर पहुंचे और जल्द से जल्द निर्माण की बात कही। पुल था वो एकदम से बाधित हो। भीषण बाढ़ के कारण कुछ पत्नी कटाव हो रही थी, जिसके समय पर टूट गया। इसका शीघ्र हिमवती कर शुरू की जाएगी, विलम्ब शुरू करिए और एतर बहाल। इधर मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में कई गांवों में पानी फैलने लगा है। यहाँ अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं, जिससे अधिकांश खेत खलियान जलमग्न हो गए। वहीं कई सड़कें पानी के कटाव से क्षतिग्रस्त हो गई। बेनीपट्टी के चांदपुरा पश्चिमी टोल से धनुषी जाने वाली सड़क की हालत तो और भी खराब है। यहाँ सड़क पर बने पुलिया का अप्रोच रोड पानी के कटाव में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इससे आने जाने में दिक्कत हो रही है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं। इधर बेतिया में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। टूटे अप्रोच रोड पर मिट्टी भरने का काम शुरू हो गया है। मरजदी गांव में बनाया गया है अस्थायी रास्ता। ग्रामीणों ने न्यूज़ 18 को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। बाढ़ की विभीषिका से आधा बिहार त्रस्त है, लेकिन औरंगाबाद के किसान सूखे से परेशान हैं। सोन नहर प्रणाली को छोड़ जिले के किसी भी नहर में पानी नहीं है। किसानों को चिंता सता रही कि अगर आने वाले दिनों में बारिश नहीं हुई तो उनके धान की खेती का क्या होगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।